इसी तरह पाकिस्तान को एक खतरा लाहक हुआ कि इंडिया जब चाहे पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है। सितंबर 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से इंडिया पाकिस्तान में ट्रीटी साइन की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फेमस स्टेटमेंट ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर जाहिर करती है कि इंडिया वाटर को पाकिस्तान के खिलाफ एज अ वेपन यूज कर सकता है। हाल ही की एक रिपोर्ट ये जाहिर करती है कि इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के वेस्टर्न रिवर्स पर 155 से ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहा है। ये बात साफ जाहिर करती है कि किस तरह इंडिया वेपनाइजेशन ऑफ वाटर कर रहा है, जिससे पाकिस्तान में पानी के मसाइल जन्म ले रहे हैं। पानी जिंदगी का अहम जुज है, जिसके बगैर जिंदगी का तस्वर भी महज खामख्याली नजर आता है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तमाम अजीम सिविलाइजेशन पानी के करीब मौजूद थी, फिर चाहे वो इंडस वैली सिस्टम हो या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। पानी की इसी अहमियत की वजह से बहुत से मसाइल भी जन्म लेते हैं। पाकिस्तान का वाटर क्राइसिस भी इस मामले की एक तस्वीर है। हाल ही में एक IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की थर्ड मोस्ट वाटर स्ट्रेस कंट्री बन चुका है और 2025 में पाकिस्तान एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी फेस कर रहा है। इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की वाटर पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो 1951 में 5260 क्यूबिक मीटर पर एनम हुआ करती थी, वो आज की तारीख में सिर्फ 908 क्यूबिक मीटर पर एनम रह गई है। तो नाजरीन, आज हम पाकिस्तान के सबसे पेचीदा मसले यानी वाटर क्राइसिस को हर एंगल से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि इस इशू ने किस तरह जन्म लिया, इसमें इंडस सिस्टम का क्या रोल है, प्रोविंसेस में वाटर को लेकर कन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रहे हैं, इंडिया का इसमें क्या रोल है, मजीद ये कि क्लाइमेट चेंज पॉलिटिकल नेग्लिजेंस कैसे इस इशू को हवा दे रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस का फ्यूचर क्या होगा, इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तारीखी तौर पर अगर देखा जाए तो 19वीं सदी में ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट में वाटर मैनेजमेंट के लिए कनाल सिस्टम को मुतारिफ करवाया। कुछ गलतियों के बावजूद वाटर मैनेजमेंट सिस्टम स्मूथली चलता रहा, लेकिन ये सब तब खत्म हुआ जब यूनाइटेड इंडिया को अंग्रेजों से आज़ादी मिली और 1947 में इंडिया और पाकिस्तान क़याम में आए। इंडिया और पाकिस्तान के माबैन बहुत से मसाइल थे, लेकिन पानी का मसला सबसे बड़ा मसला बनकर उभरा और बहुत से दरियाओं का बहाव इंडिया से पाकिस्तान की तरफ है, जिस वजह से पाकिस्तान डिसएडवांटेज पोजीशन में है। इसी तरह पाकिस्तान को एक खतरा लाहक हुआ कि इंडिया जब चाहे पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है। अप्रैल 1948 में इंडिया ने सतलज और रावी का पानी पाकिस्तान पर बंद कर दिया। इस वजह से पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो उस वक्त इब्तदाई स्टेज पर था, भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पोजीशन कमजोर थी, जिस वजह से पाकिस्तान को एक और खदशा हुआ कि वाटर शेयरिंग ट्रीटमेंट में उसे फेयर शेयर ऑफ वाटर नहीं दिया जाएगा। 1950s में नेगोशिएशन स्टार्ट हुई और एग्जैक्टली 10 साल बाद 19 सितंबर 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से इंडिया पाकिस्तान में ट्रीटी साइन हुई। इस ट्रीटी के मुताबिक 3 ईस्टर्न दरिया यानी रावी, सतलज, ब्यास इंडिया को दे दिए जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट 20% ऑफ इंडस बेसिन वाटर बनता है, जबकि 3 वेस्टर्न दरिया इंडस, चनाब और जेहलम पाकिस्तान को दे दिए गए। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी ऐड हुए जिसमें इंडिया वेस्टर्न रिवर को कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसमें एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी काबिल जिक्र है, जिसका मकसद बायलैटरल नेगोशिएशन है। लेकिन अगर बायलैटरल नेगोशिएशन फेल हो जाए तो इस ट्रीटी का आर्टिकल 9 के मुताबिक एक परमानेंट इंडस वाटर कमीशन सेटअप किया जाएगा, जिसमें न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को आर्बिट्रेशन के लिए बुलाया जाएगा। आज भी इंडस वाटर ट्रीटी को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी माना जाता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में 3 से ज्यादा जंगे और बहुत से कन्फ्लिक्ट्स के बावजूद ये ट्रीटी आज भी कायम है। 21वीं सदी के आते आते क्लाइमेट चेंज और बढ़ती हुई आबादी के मद्देनजर इंडिया ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है और डैम्स बना रहा है। इसी वजह से पानी का बहाव पाकिस्तान के दरियाओं में कम होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। वो दरिया जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आते हैं, इस पर कंस्ट्रक्शन, डैम्स और ब्रिजेस क्रिएट किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर रंजीत सागर डैम, जिसकी वजह से दरियाई रावी के पानी का बहाव बहुत कम होगा। इसके अलावा 2016 में उड़ी अटैक्स के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फेमस स्टेटमेंट ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो
flow together, ज़ाहिर करती है कि इंडिया वाटर को पाकिस्तान के खिलाफ एज अ वेपन यूज कर सकता है। इसी तरह दरियाए चनाब से बहाव को कंट्रोल करने के लिए इंडिया बगलीहार डैम की कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिस पर पाकिस्तान ने बशतर दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंडिया के सामने प्रोटेस्ट किया है। और किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि दरियाए झेलम पर बनाया जा रहा है, पाकिस्तान ने बहुत दफा इस पर कंसर्न शो किए हैं, क्योंकि इससे पाकिस्तान का वाटर फ्लो मुतासर हो सकता है, जिससे पाकिस्तान की हाइड्रो पावर जनरेशन मुतासर होगी। हाल ही की एक रिपोर्ट ये जाहिर करती है कि इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के वेस्टर्न रिवर्स पर 155 से ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहा है, जो कि पाकिस्तान का वाटर फ्लो मजीद कम कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट नुकसान पाकिस्तान की एग्रीकल्चर और वाटर अवेलेबिलिटी को होगा। ये बात साफ जाहिर करती है कि किस तरह इंडिया वेपनाइजेशन ऑफ वाटर कर रहा है, जिससे पाकिस्तान में पानी के मसाइल जन्म ले रहे हैं। इन एक्शंस के अलावा पॉलिटिकल और गवर्नेंस इशू भी है जो पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस को हवा दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसी का फुकदान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2018 तक पाकिस्तान की कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल वाटर पॉलिसी ना थी, जिसकी वजह ब्यूरोक्रेसी और इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। मजीद ये कि वाटर स्ट्रक्चर आउटडेटेड है और बहुत से डैम 1960 और 70s में बनाए गए थे, जिनकी मेंटेनेंस ना होना एक अलग इशू है। प्रोविंसेस के माबैन वाटर डिस्प्यूट, जिसमें सिंध और पंजाब काबिल जिक्र है, इन दोनों प्रोविंसेस के दरमियान पानी के इशू को लेकर बहुत गर्मा गर्मी रहती है, और इसकी सबसे रिसेंट मिसाल चोलिस्तान प्रोजेक्ट पर सिंध और पंजाब का पर्सपेक्टिव है। चोलिस्तान प्रोजेक्ट जो कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, 2023 में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मिलकर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का फैसला किया, जिसके मुताबिक बंजर जमीन को सैराब करने के लिए 6 कनाल्स को बिल्ड किया जाएगा, और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 3.3 बिलियन बन रही है। इन प्रोजेक्ट्स में सबसे लार्जेस्ट और द मोस्ट क्रिटिकल प्रोजेक्ट चोलिस्तान प्रोजेक्ट है, और पंजाब गवर्नमेंट के मुताबिक 4.8 बिलियन ऑफ एकड़ बैरन वेस्ट लैंड को आइडेंटिफाई करके कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके अलावा 60,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। इससे फूड सिक्योरिटी, रूरल लाइवलीहुड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट होगी। फर्स्ट फेज में 4.5 लाख एकड़ ऑफ लैंड को कवर किया जाएगा, जबकि सेकंड फेज में 5.7 लाख एकड़ ऑफ लैंड को एग्रीगेट किया जाएगा। इस कनाल को बिल्ड करने के लिए अथॉरिटीज ने 1.2 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड पंजाब में खरीदा है, जो कि 90% चोलिस्तान डेजर्ट में आता है। चोलिस्तान को सैराब करने के लिए जो कनाल तमीर की जा रही है, उसकी लंबाई 176 किलोमीटर, जबकि उसकी कैपेसिटी 4120 क्यूबिक मीटर हो, जो कि 2030 के मिड तक कंप्लीट की जाएगी, और इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट वैल्यू $783 मिलियन होगी। शाह नजीर जो कि इस वक्त पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव को हेड कर रहे हैं, उनके मुताबिक चोलिस्तान प्रोजेक्ट का मकसद लैंड डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना और सोशल स्टेबिलिटी है। चोलिस्तान प्रोजेक्ट को सिंध में गहरे तहफ़्फ़ुज़ और ऑब्जेक्शन की नजर से देखा जा रहा है, और सिंध में होने वाले प्रोटेस्ट इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। सब नेशनल पार्टीज का ये कहना है कि चोलिस्तान प्रोजेक्ट की वजह से इंडस रिवर में पानी का बहाव कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सिंध में वाटर अवेलेबिलिटी और एग्रीकल्चर सेक्टर मुतासर होगा। सब नेशनल पार्टीज का ये भी कहना है कि कैसे सैलाब के वक्त दरिया से पानी लिया जाएगा और वो किस तरह चोलिस्तान प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा, और जब दरियाए सतलज में सैलाब नहीं आएगा तो उन दिनों में चोलिस्तान प्रोजेक्ट को पानी कैसे मुहैया किया जाएगा ताकि दरियाए सिंध में पानी का बहाव कम ना हो। इस्लामाबाद बेस्ड इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट नसीर मेमन के मुताबिक क्लाइमेट चेंज और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम की वजह से ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर में पानी का बहाव पहले से ही बहुत कम हो गया है। इनके मुताबिक 1976 से 1998 तक पानी का बहाव 9.35 मिलियन एकड़ फीट था, जो कि 1999 से 2022 में 2.96 मिलियन एकड़ फीट रह गया है। इस बात को भी याद रखा जाए कि प्रोविंसेस के दरमियान पानी की तकसीम पर पाकिस्तान में एक कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशन मौजूद है, जिसका नाम इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, जो कि 1992 में कायम किया गया, और इसका बुनियादी मकसद फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है। लेकिन इस इंस्टीट्यूशन में भी पंजाब और सिंध दस्तोगरेबा नजर आते हैं। ये बात भी काबिल गौर है कि पिछले महीने इस इंस्टीट्यूशन ने चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट पर ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जबकि सिंध के इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के नुमाइंदा एसएल लंगारी इसकी वाज़ेह मुज़ब्बत करते हुए नजर आते हैं। एसएल लंगारी के मुताबिक चोलिस्तान प्रोजेक्ट में न सिर्फ दरियाए सतलज बल्कि दरियाए सिंध का पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि सिंध के लिए बहुत अनफेयर होगा। सिंध गवर्नमेंट, जिसको इस वक्त पीपल पार्टी हेड कर रही है, अगरचे वो मरकज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इत्तेहादी है, लेकिन इसी मंथ
वक्त उन्होंने प्रोविजनल असेंबली से रेजोल्यूशन पास की है जो चोलिस्तान प्रोजेक्ट की तमाम एक्टिविटीज को फिलहाल वक्त मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाए। मजीद ये कि पीपल पार्टी की लीडर श्री रहमान भी इस प्रोजेक्ट पर क्रिटिसिज्म करती हुई नजर आती है। उनके मुताबिक चोलिस्तान प्रोजेक्ट सिंध के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वाटर क्राइसिस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जिसमें चोलिस्तान प्रोजेक्ट की कंट्रोवर्सी इस चीज को जाहिर करती है कि किस तरह पानी के मुद्दे पर न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि प्रोविंसेस में भी बहुत से झगड़े मौजूद हैं। इन मुद्दों के अलावा क्लाइमेट चेंज एक और वजह है जो पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस को स्पीड अप कर रहा है। मिसाल के तौर पर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज में है जो क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रही है। 1999 से 2018 के दरमियान पाकिस्तान में 150 से ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं और अगर प्रॉपर एक्शंस ना लिए गए तो पॉसिबल है कि 2040 तक पाकिस्तान में 20 से 40% सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाए। हम देखते हैं कि पाकिस्तान जिसमें 7000 से ज्यादा ग्लेशियर मौजूद है, हिमालय, कराकोरम और हिंदुकुश जैसे पहाड़ मौजूद है, उसमें किस तरह क्लाइमेट चेंज से मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर का अमल तेजी से हो रहा है, जिसके नतीजे में शॉर्ट टर्म सैलाब और लॉन्ग टर्म में वाटर शॉर्टेज का सामना रहेगा। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल और मानसून शिफ्ट हो रहा है। जैसा कि पाकिस्तान के कई हिस्सों में हम सैलाब का आना जिसकी तबाहकुन सूरत हाल 2010 और 2022 में नजर आती है और बहुत से हिस्सों में बारिश की कमी होने की वजह से ड्राउट का सामना रहा, जिसमें थरपारकर और बलोचिस्तान नुमाया है। वाटर क्राइसिस की एक बड़ी वजह पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर है। एक रफ एस्टिमेशन के मुताबिक पाकिस्तान के फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का 90 से 93% हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर में कंज्यूम होता है। इसके अलावा पाकिस्तान में ऐसी फसलें उगाई जाती है जिनमें पानी की ज्यादा मिकदार इस्तेमाल होती है, जैसा कि गंदम, गन्ना, चावल और कपास। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्न एरीगेशन टेक्निक्स की कमी है, इनएफिशिएंसी ऑफ क्रॉप पैटर्न है और ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन है। इन सब मसाइल की वजह से पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कि वाटर क्राइसिस की बुनियादी वजह बन चुका है। इसी तनाज़ुर में अगर हम फ्यूचर आउटलुक को देखें तो वो बहुत भयानक और खौफनाक है। 2040 में पाकिस्तान एक एब्सोल्यूट वाटर स्केयर कंट्री बन सकता है। IMF और UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान ऑलरेडी वाटर स्केयर कंट्री बन चुका है। वाटर पर कैपिटा लेवल्स 500 क्यूबिक मीटर तक गिर चुके हैं। मेजर सिटी जिस तरह कराची, कोयटा, लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद, हैदराबाद, पेशावर पहले से ही 0 डे सिनेरियो पर आ चुके हैं। वाटर पर कैपिटा कम होने की वजह क्लाइमेट चेंज, वेस्टेज ऑफ वाटर एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। वाटर क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान में मजीद मसाइल जन्म ले सकते हैं, जैसा कि नंबर 1 अर्बन क्योस एंड वाटर रियोट्स। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से डिमांड्स इंक्रीज करेगी, सप्लाई रेट कांस्टेंट रहेगा। इस सिचुएशन को वाटर माफिया एक्सप्लॉइट कर सकता है, जिसकी मिसाल हमें कराची में मिलती है जहां पानी की बूंद बूंद पर झगड़ा रहता है। नंबर 2 ड्राई रिवर्स एंड इकोलॉजिकल क्लैप्स। अगर ग्लेशियर्स इसी तरह कंटिन्यूसली मेल्ट होते रहे तो मानसून पैटर्न चेंज हो जाएगा। बहुत से रिवर जैसे रावी, सतलुज वो सीजनल या ड्राई हो सकते हैं। वेटलैंड कम हो सकती है। डेल्टा इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है, जिसकी वजह से फिश बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो सकता है या उनकी माइग्रेशन हो सकती है और इस वजह से डिजर्टिफिकेशन हो सकती है। नंबर 3 एग्रीकल्चर कोलैप्स। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जबकि इस वाटर क्राइसिस की वजह से हमारा क्रॉप फेलियर हो सकता है। बाहर से फूड इंपोर्ट करना पड़ सकता है, जिस वजह से मुल्क में इन्फ्लेशन और कर्जा बढ़ सकता है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है। नंबर 4 हेल्थ क्राइसिस। इसके अलावा ये सिचुएशन वाटर बोर्ड डिसीजेस और हेल्थ क्राइसिस की तरफ भी लेकर जा सकती है। राइजिंग टेम्परेचर और डिक्लाइनिंग वाटर क्वालिटी की वजह से टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायरिया, कोलेरिया वगैरह हो सकता है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान में ऑलरेडी 70% पानी कंटेमिनेटेड है, जिस वजह से हेल्थ सिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकता है और क्लैप्स भी हो सकता है। नंबर 5 इंटरनल एंड क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि हम आगाज में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वाटर क्राइसिस होने की वजह से इंट्रा प्रोविंशियल टेंशन बिल्ड हो सकती है, जिस तरह सिंध और पंजाब के दरमियान इंडस वाटर एलोकेशन के मामले पर टेंशन या चोलिस्तान प्रोजेक्ट को लेकर सिंध का प्रोटेस्ट, KPK और बलोचिस्तान के दरमियान भी इरिगेशन को लेकर मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसी तरह इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी वाटर के इशू पर जंग की सूरत हाल क्रिएट हो सकती है। नंबर 6 क्लाइमेट ड्रिवन डिजास्टर। वाटर स्केर्सिटी की वजह से क्लाइमेट शॉर ज्यादा बढ़ने के चांसेस है, जिस तरह 2022 के फ्लड्स या प्रोलॉन्ग ड्रॉट जिसमें थार, बलोचिस्तान और चोलिस्तान के इलाके अफेक्ट होने के चांसेस है, जिससे मुल्क में क्लाइमेट रेफ्यूजीज या मैस डिस्प्लेसमेंट हो सकती है और ये फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट का बायस बन सकती है। नंबर 7 एनर्जी क्राइसिस।
क्राइसिस। पाकिस्तान की 30 से 35% एनर्जी हाइड्रो पावर बेस्ड है। अगर वाटर क्राइसिस का कोई हल नहीं निकलता तो पाकिस्तान में पावर शॉर्टेज हो सकती है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, अर्बन मिडिल क्लास लोड शेडिंग और इन्फ्लेशन का सामना कर सकती है। नंबर 8, पॉपुलेशन प्रेशर। पाकिस्तान की आबादी 2050 तक 38 करोड़ से आगे जा सकती है। पॉपुलेशन की ज्यादती पानी की डिमांड को इंक्रीज करेगी। इस वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इसके नतीजे में ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर इफेक्ट होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में पानी की डिमांड तो इंक्रीज हो रही है लेकिन सप्लाई कम हो रही है। पाकिस्तान की आबादी जो कि अभी 25 करोड़ है, ये 2035 तक 30 करोड़ से ऊपर जा सकती है, जो कि इस बात की निशानदही करती है कि पाकिस्तान में पानी की डिमांड कितनी ज्यादा हो जाएगी। जबकि इसके मुकाबले में देखा जाए तो एग्रीकल्चर डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी 30 से 40% कम हो जाएगी। वाटर क्राइसिस के सोल्यूशन की तरफ आए तो पाकिस्तान को सबसे पहले वाटर शॉर्टेज प्रोजेक्ट पर तवज्जो देने की जरूरत है, जिसमें डैम्स और रेजरवायर बिल्ड करना शामिल है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में दयामिर, बादशाह, मोहम्मद और दासो डैम बिल्ड किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान में कनाल की लीकेज को रिड्यूस किया जा सकता है। इसी तरह ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की जा सकती है, जिसमें लाइसेंसिंग और मॉनिटरिंग को ट्यूबवेल में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, जिससे इस पानी को हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर तवज्जो देने की जरूरत है। हमें वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स से हटके उन क्रॉप्स पर तवज्जो देने की जरूरत है जो ड्रॉट रेजिलिएंट है। इरिगेशन और लेजर लेवलिंग को मुतारिफ करवाने की जरूरत है, जिससे पानी सेफ हो सकता है। इस तरह अर्बन वाटर रिफॉर्म करने की जरूरत है, जिसमें डैमेज पाइपलाइन को फिक्स किया जा सकता है। और इसके अलावा हम इलीगल हाइड्रेंट और टैंकर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन कर सकते हैं और आखिर में वाटर मीटर का निजाम लेकर आ सकते हैं ताकि वाटर वेस्टेज को कंट्रोल किया जाए। और हम गवर्नेंस और पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। हम इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी को एम्पावर कर सकते हैं, नेशनल वाटर लिटरेसी कैंपेन कर सकते हैं, यूथ को, एनजीओज को और लोकल कम्युनिटीज को इंगेज कर सकते हैं। वो तमाम पहलू जिस पर इस वीडियो में रोशनी डाली गई है साबित करती है कि पाकिस्तान में पानी जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है। पानी एक ताकत है जो हुकूमतों को जोड़ सकता है और यही ताकत एज अ वेपन यूज हो सकती है। लेकिन अफसोस सद अफसोस ये कीमती असासा हमारी हुकूमतों को मुत्तहिद करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस का माजी, हाल और फ्यूचर का जायजा लेने के बाद भी पानी को सेव करने के लिए कोई भी खातर ख्वाह इकदाम नहीं लिया जा रहा। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान का फ्यूचर एक गहरे और तरीक कुएं जैसा होगा जहां रोशनी का पहुंचना मुश्किल है। आपके ख्याल में पानी का मुद्दा किस तरह हल किया जा सकता है? इस पर हुकूमतों को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? हम किस तरह इस मसले को कम करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं? क्या इंडिया के डैम बनाने पर पाकिस्तान के प्रोटेस्ट का कोई फायदा होगा? क्या चोलिस्तान प्रोजेक्ट को रिवर्स हो जाना चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।